दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गोलोक पे। दोस्तों ये इतिहास का पार्ट 4 वीडियो होगा, जिसमें पार्ट 3 ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक पर डल चुका है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले। और जैसा कि चैनल पे डाला गया है कि आप लोग जीके क्यूज करना चाहते तो प्रत्येक दिन जीके क्यूज लेकर आएंगे इस पे सर। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से वीडियो को आज शुरू करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों जिसमें कोई लिखित कुछ नहीं किया दोस्तों उसमें प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। दोस्तों मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जिसका विवरण दोस्तों लिखित रूप में उपलब्ध है उस काल को इतिहास काल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ दे दिया गया संस्कृति और बर्तन। दोस्तों मालवा से काला एवं लाल बर्तन, बुर्ज होम से धूसर बर्तन और जोखों से लाल, द नवपाषाण से चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल। ये दोस्तों संस्कृति था और बर्तन। बढ़ते हैं इसके आगे। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। दोस्तों लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव है दोस्तों अगला। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। दोस्तों ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से करीब लगभग दोस्तों 30 से 40 हजार साल वर्ष पहले, हजार वर्ष पहले हुआ है। होमो सैपियंस दोस्तों ज्ञानी मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। अगला है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव के जीवन का मुख्य आधार शिकार था। दोस्तों पूर्व पाषाण काल या इसे ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार था दोस्तों शिकार, उनका मुख्य आधार था शिकार। पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। दोस्तों शिकार जो था उनका मुख्य साधन भी था और मनोरंजन के लिए भी करते थे। दोस्तों आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो इसका आंसर है दोस्तों आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों आग की बात किया जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ दोस्तों, तो आग का दोस्तों आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, जबकि पहिए का दोस्तों आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थाई दोस्तों मनुष्य पहले भटकते फिरते थे, कहीं उनका निश्चित कहीं स्थान नहीं था, तो मनुष्य में अस्थाई निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों पहिए और अस्थाई निवासी इसी में आता है, नवपाषाण काल में आता है। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। दोस्तों मनुष्य सबसे पहले अगर क्वेश्चन कहीं दिखे कि किसे पालतू बनाया तो कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु के प्रयोग किया दोस्तों, तो तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार प्रथम दोस्तों तांबा के द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। दोस्तों इसका प्राप्त हुआ अतिपक्कम नामक स्थल से। दोस्तों इसका प्राप्त हुआ या अतिपक्कम नामक स्थान से। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों पहिया और अस्थाई निवासी कृषि ये सब दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ पहिया, कृषि और अस्थाई निवासी और कुत्ता पालतू भी दोस्तों नवपाषाण काल में ही हुए।
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है दोस्तों, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन दोस्तों फसल है गेहूं एवं जौ। दोस्तों कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल है दोस्तों गेहूं एवं जौ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है दोस्तों। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल जो था दोस्तों मेहरगढ़, वो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है दोस्तों। जौ के बाद दोस्तों, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों, मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन था दोस्तों? तो मानव के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम उपयुक्त जो अनाज था दोस्तों वो चावल का उपयोग करता था। मानव के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था दोस्तों चावल। इसके आगे दोस्तों, कृषि का प्रथम उदाहरण दोस्तों, कृषि का जो है प्रथम उदाहरण किस मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ? कोल्डी हवा का संबंध दोस्तों चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है दोस्तों। कृषि का प्रथम जो उदाहरण मिला वो मेहरगढ़ से मिला, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ। जबकि कोल्डी हवा है जो दोस्तों, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम एक साक्ष्य है, प्राचीनतम एक साक्ष्य से है। इसके आगे दोस्तों, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको कहीं मिले कि सर्वप्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कब किस स्थान पर हुई दोस्तों? तो पल्लावरम नामक स्थान है दोस्तों, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का दोस्तों पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। इसके आगे है दोस्तों, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के दोस्तों बने होते। दोस्तों भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है दोस्तों वो पत्थर के बने होते थे। इसके आगे दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूट ये दोस्तों नामक एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में दोस्तों भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। दोस्तों ये जो थे, अगर क्वेश्चन आपको कहीं मिले कि भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की, तो दोस्तों वो रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक व्यक्ति है, रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक व्यक्ति है जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में का प्राचीन नगर जो कि मोहनजोदड़ो तथा सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है दोस्तों, इसका है सिंधी भाषा में दोस्तों अर्थ मृतकों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ है इसका मृतकों का टीला, जो कि भारत का दोस्तों सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। दोस्तों असम का श्वेतभ्रू गिवन, दोस्तों असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कॉफी है दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में एकमात्र पाया जाने वाला मानवाव कॉफी कौन है दोस्तों, तो वो असम का है श्वेतभ्रू गिवन है दोस्तों। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी दोस्तों। इनाम गांव जो था दोस्तों, इनाम गांव जो था दोस्तों वो ताम्रपाषाण युग का एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है दोस्तों। इनाम गांव जिसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म प्रमाण मिलता है दोस्तों। भारत के शिवालक जो पहाड़ी है उससे जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालक पहाड़ी से दोस्तों क्या मिलता है, तो जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है दोस्तों। अपने भारत में सबसे पहले मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस नदी से मिला है दोस्तों, तो वो नर्मदा नदी से मिला है। नोट में दिया गया दोस्तों कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। भारतीय नागरिक जो सेवा के थे वो अधिकारी रिजले वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण कौन किया दोस्तों, तो वे रिजले नामक एक नागरिक सेवा के अधिकारी थे।
अब चलते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल तो हो गया। अब तीसरा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता है दोस्तों तीसरा। अब हम सभी का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, तो इसके बारे में अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता वो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। दोस्तों सिंधु सभ्यता जो है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ये जो है वो रेडियो कार्बन के नवीन विश्लेषण के पद्धति के द्वारा, दोस्तों रेडियो कार्बन C14 के नवीन विश्लेषण के द्वारा ही सिंधु सभ्यता को 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज कौन की है? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है, तो सिंधु सभ्यता की खोज जो की है वो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की है। राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई। सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। दोस्तों सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो थे वो मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर दोस्तों सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूरा स्थल चिनाबी नदी के तट पर दोस्तों अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में दोस्तों, और तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद में दोस्तों जिला अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दशक नदी के किनारे पश्चिमी दोस्तों पूरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी दोस्तों पूरा स्थल की बात किया जाए तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि दोस्तों जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों उत्तरी पूरा स्थल की बात किया जाए तो वो चिनाबी नदी दोस्तों में है, जो कि अखनूर के निकट मादा यानी कि जम्मू कश्मीर में है। तथा दोस्तों दक्षिणी पूरा स्थल की बात किया जाए तो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर में अवस्थित है। अहमदनगर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ये हो गया दोस्तों सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल। बढ़ते आगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता के नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय एक सभ्यता थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता या इसे ही सैंधव सभ्यता कहते हैं, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। दोस्तों सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई, जिसमें से है दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलीबीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। फिर से इसको दोस्तों रिपीट करते हैं। 6 कौन से सबसे बड़ी नगर की दर्जा दी गई दोस्तों? वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलीबीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। चलते दोस्तों बारी बारी से देखते हैं, सभी को देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बाद में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक जो दोस्तों स्थल मिला वो कि गुजरात राज्य में ही खोजे गए। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया दोस्तों? तो वो गुजरात राज्य में खोजा गया। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। दोस्तों लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। दोस्तों
जोता हुआ खेत और नक्कीसीदार ईंटों की दोस्तों किस सभ्यता से कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो वो काली बंगाल से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगढ़ संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ स्नानगढ़ जो कि संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अब दोस्तों देखते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, एक साइड दोस्तों है प्रदेश और दूसरी एक साइड दोस्तों आयत वस्तुएं। दोस्तों तो तांबा जो है वो खेतरी बलूचिस्तान एवं ओमान, जबकि चांदी है दोस्तों, चांदी है अफगानिस्तान ईरान। सोना है दोस्तों कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टीन है दोस्तों अफगानिस्तान ईरान। गोमेद है दोस्तों सौराष्ट्र, जबकि लाजवर्त है दोस्तों मेसोपोटामिया और सीसा है दोस्तों ईरान। मोहनजोदड़ो से दोस्तों आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानगढ़ एक प्रमुख स्मारक है जिसके जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा जबकि 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। दोस्तों वो जो स्नानगढ़ सबसे बड़ी स्मारक प्रमुख स्मारक है जिसका दोस्तों लंबाई है 11.88 मीटर और चौड़ाई है दोस्तों 7.01 मीटर और दोस्तों इसका गहराई है 2.43 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगल से प्राप्त हुआ। दोस्तों अग्निकुंड जो है वो लोथल एवं कालीबंगल से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। दोस्तों पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली। स्नानगढ़ की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 11.88 मीटर और दोस्तों चौड़ाई कितनी है? तो 7.01 मीटर एवं इसका गहराई कितना है दोस्तों? तो 2.43 मीटर। इनके चारों ओर दोस्तों वो पशुपतिनाथ मूर्ति के चारों ओर हाथी गौंडा चीता एवं भैंस विराजमान है। दोस्तों इनके चारों ओर हाथी भी है, गौंडा भी है, चीता भी एवं भैंस भी है। बढ़ते दोस्तों आगे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही पशुपति की नाथ की मूर्ति मिली है जबकि नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से ही। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। दोस्तों हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहुद्रो से मिले हैं। दोस्तों मनके जो बनाने के कारखाने हैं वो लोथल एवं चुनहुद्रो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो एक लिपि थी भावचित्रात्मक है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जो कि दोस्तों दाहिना से बायां की ओर लिखा जाता है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं ओर से शुरू और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से शुरू में लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। सड़क की तरफ दरवाजे न करके दोस्तों घर के पीछे की तरफ दरवाजे करते थे। केवल लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दोस्तों लोथल नगर में ही केवल घर के जो दरवाजे थे दोस्तों वो सड़क की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी दोस्तों गेहूं एवं जौ। दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी दोस्तों वो गेहूं एवं जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता वाले व्यक्ति मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। दोस्तों मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो वो बनमाली से मिला है।
अगला दोस्तों, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। दोस्तों चावल के दाने कहाँ से मिले, तो वो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनके धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों वहाँ से धान की खेती होने का, यानी कि सिंधु सभ्यता में धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के दोस्तों प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा कालीबंगल एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े का अस्थिपंजर मिले हैं। दोस्तों सुरकोतदा कालीबंगल एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। दोस्तों तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। दोस्तों सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाला भैंस या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। मोसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मोलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। दोस्तों मोसोपोटामिया में एक अभिलेख में वर्णित है मोलूहा शब्द का अभिप्राय, जो कि सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिग्गट ने दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करता था। दोस्तों सिंधु सभ्यता के ही लोग धरती को अपना उर्वरक देवी समझकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले। जो दोस्तों वृक्ष पूजा या शिव जी का जो पूजा होता है दोस्तों, वो भी सिंधु सभ्यता से ही साक्ष्य उसका मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। दोस्तों स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी के जो नगर है उसमें किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का जो उपासना था वो सबसे ज्यादा प्रचलित था। पशुओं के कुबड़ा वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ, दोस्तों स्त्री मृत्यु की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। दोस्तों देवियों को मूर्ति मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वैधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाल और पासा खेलना आदि साधनों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगल एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगल का अर्थ है काला चूड़िया। दोस्तों कालीबंगन का अर्थ है काला चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित। दोस्तों प्रदा जो प्रथा है या वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलन मिली है। शवों को जलाने या गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दोस्तों हड़प्पा में दोस्तों शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगल युग में
समाधियाँ मिली थी। दोस्तों लोथल एवं कालीबंगन युग में समाधियाँ मिली थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो सबसे विनाश का कारण अब अभी तक मिला है वो बाढ़ के कारण इसका विनाश हो गया था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों तो ये था हमारे वीडियो का लास्ट लाइन। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में कहीं कमी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले। आपका अपना यूट्यूब चैनल है गोल ऑफ यू। दोस्तों अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।